अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, जब नेताओं के पास कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान होता है। जब राजनीतिक दलों के पास मुद्दे कम हो जाते हैं तब उनके लिए हिंदू मुसलमान होता है। और ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत आसान है और अपने समर्थक दलों के बीच ये एक तरह की अलग ही किस्म की राजनीति और लोकप्रियता दिलाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक, बीजेपी के सीनियर लीडर राघवेंद्र सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है वो हम आपको वो भी बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से समाज में घृणा और नफरत एक दूसरे के लिए बढ़ रही है, जहां बेटियां और महिलाएं तक भी निशाने पर हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सीनियर लीडर राघवेंद्र सिंह ने एक बेहद विवादित और हेटफुल स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को भगा के लाएगा वो उसका ध्यान रखेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसके रहने का भी ध्यान रखेंगे और उसके लिए नौकरी का प्रबंध करेंगे जो भी मुसलमान लड़की भगा के लाएगा। बहन भाइयों, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह के बयान ना तो दिए जाते हैं, ना स्वीकार किए जाते हैं, ना ऐसी बातें सोची जाती हैं। इसको हेटफुल स्पीच कहते हैं। तो राघवेंद्र सिंह ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया और अभी इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या डुमरियागंज में स्थानीय कारणों से उन्होंने ये बयान दिया, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए दिया, या फिर किसी ने उनसे ये बयान दिलवाया, या फिर आने वाले वक्त में इसी तरह की चुनावी तासीर हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि उनके इस बयान को आप कोई छोटा करके नहीं देख सकते। ये भी नहीं माना जाना चाहिए कि वह बयान ऐसे ही उन्होंने दे दिया। इसके पीछे बड़े कारण होंगे। उन्हीं कारणों को तो हमें आज की डिबेट पे समझना है। राघवेंद्र सिंह कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि वो बीजेपी में कई वर्तमान विधायक और सांसदों पर भारी हैं और वो बीजेपी के भीतर उनका एक बड़ा कद है और वो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। लिहाजा उनका स्टेटमेंट अगर उन्होंने ये दिया है तो उस स्टेटमेंट का दृष्टिकोण भी बड़ा है। तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इसको हम हेटफुल स्पीच माने? बिल्कुल माना जाना चाहिए, ये एक हेटफुल स्पीच है। तो क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया और इस बयान के पीछे के मकसद क्या हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह का हेटफुल स्पीच देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अपने समाज को सर्व करने की कोशिश? लेकिन समाज इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे स्वीकार करेगा? क्या बीजेपी उनके इस बयान को एंडोर्स करती है? बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने अब तक इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राघवेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लिहाजा मौन स्वीकृति इसकी बीजेपी को हमें माननी चाहिए, क्योंकि अगर स्वीकृति नहीं होती तो उनके खिलाफ कोई तो कार्रवाई होती, एक आध नोटिस आती, या कम से कम पार्टी नेतृत्व तो खंडन वाला बयान करती या इस बयान से खुद को डिसएसोसिएट करती। तो उनका इस बयान पर अभी तक पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इसका मतलब कि मौन की स्वीकारोक्ति है। मायावती ने बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया इस पे और उनकी इस स्पीच पर योगी सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है। समाजवादी पार्टी भी नाराज है और उनका भी बयान आया है। कांग्रेस पार्टी ने तो बल्कि उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर करने और जेल भेजे जाने की मांग भी की है। तो क्या बोला है एग्जैक्टली राघवेंद्र सिंह ने, आपको वो सुनाएंगे। फिर उसके बाद अपोजिशन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है उस पर बात करेंगे और फिर आज की इस डिबेट में बताएंगे कि क्या वाकई में एक घृणास्पद माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की क्या कोशिश हो रही है। आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ बयान सुने। कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, और सबकी साथ सबकी नौकरी की गारंटी हमारी है। और दरवाजे में बैठाओगे तो बेटी बहन पत्नी लेके भागेगी ही भागेगी। वो जब अपनी बहन को बहन नहीं मानता, निकाह कर लेता है, तो तुम्हारी बहन को मानेगा क्या? योगी जी की सरकार है और डर किस चीज का है? तो उनकी ये मानसिकता है, यह सिद्ध करता है कि ये विद्वेष की राजनीति करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
का अपना कोई आधार नहीं है। उनके राजनीति के आधार हिंदू मुस्लिम में विवाद है, और मुसलमान को जितना वो गाली देंगे उतने वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये हिंदू युवाओं का हिंदू धर्म का अपमान है। क्या कोई हिंदू माँ बाप अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है कि दूसरे की लड़की को लेके भाग जाओ, दूसरे के धर्म की लड़की को लेके भागो? वो 2 ले जा रहे हैं, आप 10 ले जाओ। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे रहे हो, विधायक रहे हो, और इस तरह की बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये समाज को तोड़ने का, आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये केवल और केवल लोगों को भड़का रहे हैं, पर भड़काने से नहीं समाज चलेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर संजय सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मनीष हिंदवी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और जाने माने चिंतक हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। और थोड़ी देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह को भी इस परिचर्चा में जोड़ा जाए। चर्चा की शुरुआत संजय सिंह से। संजय जी, क्या कोई स्कीम आपकी पार्टी चला रही है कि अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को भगाता है तो आप उसे नौकरी देंगे? नहीं ब्रजेश जी, इस पर पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे उनके बयान को, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बयान की। लेकिन इसमें पार्टी को जोड़ना, एसोसिएट करना उचित नहीं रहेगा। ये पार्टी लाइन की बात नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी विधायक रहे हैं और उनका व्यक्तिगत हो सकता है, अब आप कह रहे हैं कि वो जुड़ेंगे तो उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। अभी आपने हेट और नफरत की बात करी है हिंदू और मुस्लिम राजनीति की। देखिए, इस देश के अंदर मैं पहले तो आजम खान साहब के एक बयान को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और इस तरह इस बीच में जो घटनाक्रम हुई, जैसे झांगुर की हुई और चीजें रिवील हुई है कि साहब हिंदू लड़कियों के रेट लगा रखे थे, और ये आज से नहीं पहले से चल रहा है। लव जिहाद को लेकर केरल में भी वहां की सरकार ने हाईकोर्ट में गए थे। तो ये देखिए, ये कोई ढका छुपा खेल नहीं है। और असीम वकार भाई बैठे हुए हैं, उनके नेता ने कहा था कि 15 मिनट का हमें समय दे दीजिए तो हम पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो ये हेट स्पीच कोई भाजपा वन वन करके क्वेश्चन पे आते हैं संजय जी। पहले एक एक करके सवाल शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या यूपी सरकार में, वो योगी जी का भी नाम ले रहे थे, आपने सुना होगा कि योगी जी की सरकार है और नौकरी की मैं गारंटी लेता हूं, तो क्या आपकी पार्टी ऐसी कोई योजना चला रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ये कंपटीशन से तो नौकरियां कम आ रही हैं। अब शायद ये स्कीम चला के कोई नौकरी देने की बात हो। अब राघवेंद्र जी भाई, व्यक्तिगत स्तर पर कोई नौकरी प्राइवेट दे सकते हैं तो बात दूसरी है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। और सरकार तो बहुत ईमानदारी के साथ, इस बात में मैं पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनकी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ भर्तियां होती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राघवेंद्र सिंह को कोई नोटिस हुई है, कोई कार्रवाई हुई है, या पार्टी ने उनको अपने बयान से अलग किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पार्टी का कब इससे कोई लेना देना नहीं है जी भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, बयान दिया हो भावावेश में आके। जैसे अब मैंने असीम वकार भाई के जो विधायक थे, उन्होंने कहा था 15 मिनट में इमरान मसूद कह चुके मैं प्रधानमंत्री जी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तो ये बयानबाजी उधर से आती है। और देखिए, एक बात मैं एक और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुझे आप उससे मत जोड़िएगा, लेकिन हिंदू समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिस तरह से उनकी बच्चियों के साथ जो घटनाक्रम होता है, उनके साथ लव जिहाद के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, जो उनके रेट लगाए जा रहे हैं, एक सभ्य समाज में एक बहुत अपमानजनक स्थिति हिंदू महसूस करता है। और हो सकता है राघवेंद्र जी ने इसी आवेश में आके इस तरह का बयान दिया होगा। ये उन्हीं से आप पूछेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू समाज के अंदर आक्रोश तो जरूर है इन बातों को लेकर कि वो उनकी बच्चियों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी और जिस तरह से दाव लगाए जा रहे हैं, ये वास्तव में। थैंक यू, धन्यवाद। इसका मतलब कि कोई स्कीम नहीं चल रही है, क्योंकि अगर चल रही होती तो आप बताते कि भाई कोई बिल्कुल नहीं। लोक सेवा आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनको छोड़कर कोई एक नया कमीशन वगैरह बना होगा जहां ये क्वालिफिकेशन चाहिए कि एक मुसलमान लड़की भगाओ, नौकरी की गारंटी पाओ। तो मैं आसिम वकार जी का, चूंकि उन्होंने जिक्र किया, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो मुझे ये बताइए कि ये जो हेटफुल स्पीच राघवेंद्र सिंह ने दी है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ, ये घृणास्पद बयान है। बीजेपी उनके साथ भी नहीं है और इनके बयान से लग रहा है कि उनके खिलाफ भी नहीं है। वकार साहब। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। सर, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इस इंटर वगैरह में 12th में थे, तो अक्सर हम लोग आपस में बातें किया करते थे। कभी जब किसी ने कोई गलत बात करता था, हम लोग उससे कहते थे कि भाई तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, बात तो अच्छी करो। या जिसकी जैसी शक्ल होगी वो वैसे ही बात करेगा, जैसा मुंह होता है वैसे ही आदमी बात करता है, वैसे ही उसकी मानसिकता हो जाती है सर। दूसरी बात आपको बताऊं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या था, और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या स्थिति है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो जो लोग शराब का काम करते थे वो बहुत शर्माते थे और उनको बड़ा गिलानी फील होती थी। बीजेपी ने आकर ऐसा काम किया कि हर आदमी कहता है हम शराब का काम करते हैं। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आने से पहले जो लोग लड़कियां छेड़ते थे, लड़कियों के पीछे जाते थे, उनको छिचोरा और लड़कीबाज कहा जाता था। आज बीजेपी कह रही नहीं, वही काम करो तभी नौकरी मिलेगी। इंजीनियर को नहीं मिलेगी, डॉक्टर को नहीं मिलेगी, वकील को नहीं मिलेगी, MBA को नहीं मिलेगी, MCA को नहीं मिलेगी, CA को नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी सरकार इन लोगों को नौकरी देगी। मतलब जो एलिजिबिलिटी है नौकरी पाने की डिग्री, वो बीजेपी की नज़र में ये है कि लड़की भगाओ, डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, पायलट मत बनो। और आपको एक बात बताऊं बड़ी मज़ेदार, कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और आप किसी अच्छे हिंदू से या किसी मिडिल क्लास हिंदू से कहिए कि तुम्हारे बच्चे को तलवार पकड़ाओ और सड़क पर निकालो और एक हत्या करा दो, तो लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो, मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। आज के दौर में बीजेपी ने स्थिति ला दी है कि सब अपने लड़कों को करे तलवार पकड़ो, घर पे सड़क पर जाओ, तलवार पकड़ो, कट्टा पकड़ो, सड़क पर जाओ। ये स्थिति आ गई है सर। जिसको देखिए वो नारे लगाता चल रहा है। और बीजेपी के जितने नेता, इनका कोई लड़का तलवार लेके नहीं चल रहा है, पूरे देश से तलवार पकड़ाए दे रहे हैं सर। और राघविंदर जी को सलाह दे रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा आपको। संजय जी वेट करना। 2 जीजा बेरोजगार हैं। हाँ, एक जीजा का नाम है शहनवाज हुसैन और दूसरे जीजा का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। अरे पहले आप इन 2 जीजाओं की नौकरी लगवाइए। बात करिए आप। तो मुझे आप बताइए कि आप बात कीजिएगा देश की। इस तरह के स्टेटमेंट्स से क्या समाज में घृणा फैलाने की कोशिश है? ये सिस्टमैटिक पॉलिटिकल अटेम्प्ट है, या फिर जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि भावावेश में बोल गए होंगे, ये पार्टी लाइन नहीं है? देखिए, प्रवक्ता में और नेता में फर्क जानते क्या होता है? प्रवक्ता जो है वो पार्टी का पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष रखता है, उसको पता होता है क्या बोलना है। और नेता को बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको पता होता क्या पता कब ना वो सरकार का पक्ष रख पाता है ना अपने नेता का। भाई बकवास मत करो। नहीं, संजय जी प्लीज वेट। संजय जी प्लीज वेट। संजय जी प्लीज। संजय जी आप संयम बरतें, मैं समय दूंगा। हाँ, वकार साहब कंप्लीट करिए। बस कंप्लीट कर दिया सर। दूसरी बात, आप हम लोगों से क्या उम्मीद करते? क्या हम लोग भी सब राघविंदर सिंह जैसे हो जाएं? कहीं आप उस तरह के, मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या पूरा देश राघविंदर सिंह बन जाए? अरे आप तो हैं ब्रांड। आप बनेंगे सर? आप समर्थन करेंगे इनके बयान का? बताइए मुझे, आप कौन समर्थन करेगा इनके बयान का? तो क्या ऐसा बयान जानबूझकर, वही वाली बात की जिसकी जैसी शक्ल होगी वो वैसे ही बात करेगा? क्या ये बयान के पीछे कोई बड़ा प्लान है आप मानते हैं, या फिर ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे सर। अगर कार्रवाई हुई तो इंडिविजुअल एक्शन है और कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार का एक्शन है, सरकार का बयान है। तो मतलब ऐसी कोई स्कीम गुपचुप तरीके से चलाई जा रही है? तो जवाब मैं क्या कह रहा हूं, सवाल तो सरकार से पूछिए, मुख्यमंत्री से। वो राघविंदर सिंह सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ना, दिलवाएंगे हम, तो जवाब दे तो मुख्यमंत्री हो गए सीधे। ना आसिम वकार हुए, ना ब्रजेश मिश्रा जी हुए, ना संजय सिंह जी हुए, डायरेक्ट
नहीं, पर जी। कोई चीफ मिनिस्टर भी किसी सवाल को पूछिए उनसे। नौकरी दिलाने की क्या कोई गारंटी ऐसी नहीं ले स्कीम सकते। ला रहा है हमारे कोई यहाँ का जो उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, पर राघवेंद्र सिंह के पास कोई तो ऐसा तरीका है कि वो गारंटी ले सकते हैं। सर इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री से कहिए कि राघवेंद्र सिंह से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, क्या सरकार नौकरी देगी ऐसे लोगों को? तो होगा ये कि पूरे के पूरे हिंदू बच्चे जो हैं बेचारे नौकरी पाने के लिए सब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, सब यही काम करेंगे। थैंक यू वकार साहब, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं। किदवई साहब, स्वागत आपका। इस तरह के बयान के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये एक सिस्टमैटिक हेटफुल स्पीच जो एक व्यक्ति ने की है, पार्टी ने नहीं? ब्रजेश जी, आपको पता है कि आपके जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं ज़मीन पर, उसको लोग क्यों देखना पसंद करते हैं, लोग क्यों भारत समाचार को पसंद करते हैं? वो इसलिए कि आपके पत्रकार बहुत ही निष्पक्ष और एक अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रजेश मिश्रा जी का ये आदेश है कि जो सही चीज़ है वो दिखाओ। तो जिस पार्टी में, जिस परिवार में उसका नेता, उसका जो सबसे सीनियर आदमी जो है, जो वो सीख देगा वही तो वो करेंगे। अब आप देखिए, मेरे हिसाब से जो ये विधायक जी हैं, क्या नाम इनका, राघवेंद्र सिंह, मैं तो इनको बधाई दूंगा। मैं तो इनको बधाई दूंगा। सपा वाले राघवेंद्र सिंह को बधाई? आप सुनिए, आगे सुनिए तो। और अगर राघवेंद्र जी हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मैं इसलिए उनको बधाई दूंगा कि वो अब एमएलसी भी बनेंगे और उसके बाद में थोड़ी उनको मेहनत और करनी पड़ेगी, गाली गलौज और करनी पड़ेगी, तो फिर वो मंत्री भी बनेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, नीलेश राणे जी जो महाराष्ट्र में एक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम मस्जिदों में घुस घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। आज वो क्या है महाराष्ट्र में? कैबिनेट मिनिस्टर। कपिल मिश्रा जी को तो कोर्ट में फटकार लगाई गई और डीसीपी के सामने वो दंगा करवा रहे थे। उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दी गई। अभिजीत गंगोपाध्याय से जब एक टीवी एंकर ने, आप ही के जैसे एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि गोडसे या गांधी, तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने बताया, अंग्रेजी में कहा कि आई विल हैव टू थिंक ओवर इट, मतलब मैं बाद में सोच के बताऊंगा। तो उनको सांसद बना दिया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने संविधान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाई थी कि वो पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर वो बोलते हैं कि वो एक समुदाय का पक्ष लेंगे। और रमेश बिधूड़ी ने जब संसद के अंदर इतना घटिया बयान दिया, उसके बाद में दिल्ली से अगर वो चुनाव हारते ना, तो आज रेखा गुप्ता की जगह रमेश बिधूड़ी वहां के मुख्यमंत्री होते। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक इतिहास है कि जितनी गाली तुम दोगे, और सिर्फ ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, आप एससी को गाली दें, एसटी को गाली दें, पिछड़े समाज को गाली दें। मुसलमान कम्युनिटी ने और समाजवादी पार्टी ने इस बयान को किस रूप में लिया? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं, एक कौम में ने और एक पार्टी ने इसको कैसे लिया? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के, और आपको बताऊं, अर्जुन सिंह एक इनके पूर्व एमपी थे। तो आप इस बयान पे आओ। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो। आप मुझे बहुत लंबा चक्कर लगवा रहे हो। सर सुनिए तो, अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि बिहार और झारखंड से हिंदू लड़कों को लेकर के घुसेंगे और एक ही दिन में मालदा और मुर्शिदाबाद को खाली करा देंगे। ये इनके पूर्व सांसद का बयान है। तो जो उनके लिए हमारी पार्टी राय रखती है, वही इनके लिए रखती है और वही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रखती है। तो ये बयान दिलवाया गया है या दिया गया है? देखिए, इनको बयान दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे पहले भी बोल रहा था कि आपका जो फील्ड पे पत्रकार है वो अच्छी रिपोर्टिंग इसलिए करता है कि आप चाहते हैं कि अच्छी रिपोर्टिंग हो। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रमोशन पाने का ये एक तरीका है जिसको उन्होंने यूज किया। मैं बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, आपका स्वागत। ऐसी कोई स्कीम आपके गठबंधन वाली सरकार चला रही है कि मुसलमान लड़की भगाओ, नौकरी की गारंटी पाओ? आप क्या उसके हिस्सा हैं? देखिए, जिस व्यक्ति ने कहा है उसका पहले स्टेटस देखा जाए कि वो हैं क्या। वो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं क्या। उन तो जनता से नकारे हुए एक व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कोई गलत बात कह दी, उस पर हम लोग चर्चा करें। भाई, संविधान के अनुसार आप विधानसभा में रहे हो, संविधान को आपको मानना चाहिए। चाहे जो भी व्यक्ति गलत काम करे
चाहे ये पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, जो भी गलत है उसके लिए कानून है, कानून के दायरे में कार्रवाई होनी है। वो क्या कह रहे हैं उनके खिलाफ तो जो कुछ है मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्रवाई सरकार के लोग करेंगे। अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो जो ब्रजेश जी, हम लोग तो समाज में भाईचारे के माहौल को बनाना चाहते हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी समाज को एकजुट करने के लिए बीजेपी के दुश्मन। अरे वो बीजेपी थोड़े हैं, उन्होंने क्या, वो बीजेपी के क्या है, पूर्व विधायक है, क्या है वो, जनता से नकारे हुए लोग, उन पर हम चर्चा करें। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, वो क्या रहे हैं, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करें। क्या भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत व्यक्ति कोई वहां उनको बोल रहा है? हम लोग उनको जबरदस्ती भाजपाई मान रहे हैं। वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की या जो एनडीए का है, एनडीए में ये सब थोड़ा चल रहा है। से विधायक रहे हैं। अरे वो विधायक रहे होंगे, विधायक कितने हजार रहे, उनकी बातों पे आप चर्चा करोगे? आप उस बात पर चर्चा करा रहे हैं, हम लोग बैठ करके उस पर चर्चा करें। एक व्यक्ति गैर कानूनी बात कर रहा है, गैर कानूनी बातों की बात कर रहा है, वो उस पर हम आप चर्चा करें। अरे हाँ, तो चर्चा करने के लिए ब्रजेश जी बहुत बिंदु हैं, और वो कोई जब जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी के सहयोगी दल हो के राघवेंद्र सिंह को खारिज करते हैं? नहीं, राघवेंद्र है क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी बयान दे रही है जो हम उस पर बात करें? राघवेंद्र ने क्या कहा, उनका निजी बयान हो सकता है, वो अपना निजी बयान दें। पूर्व विधायक हैं। नहीं, पूर्व विधायक तो बहुत लोग हैं, आप कितने पर चर्चा कराते हो? उसी पर आप चर्चा कराने की आज क्या जरूरत थी? पूर्व विधायक तमाम आप उनके बयान के खिलाफ हैं? वो जो लोग निजी विचार उनके हो सकते हैं, वो कोई भी, और आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर हो? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में कानून सम्मत चाहे जो भी कार्रवाई कोई। तो राष्ट्रीय लोकदल क्या मानता है कि राघवेंद्र सिंह के स्टेटमेंट को आप क्या उनके खिलाफ गलत सही मानते हो? गलत? हम कोई भी व्यक्ति हो अगर समाज को बांटने की बात करे, हम उसके खिलाफ हैं। हम समाज को जोड़ने की कार्रवाई करते हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी 1700 गांवों में गए भाईचारे के बनाने को माहौल को लेकर। तो आप क्या राघवेंद्र सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हैं? राघवेंद्र सिंह के उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कानून का राज है, अगर कुछ गलत किया होगा तो कानून उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे राघवेंद्र सिंह से बात करता हूं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व जिससे करनी करिए, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। ओके, राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने जो बयान दिया है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ, क्या ये कोई स्कीम चला रहे हैं आप? देखिए, उस बयान के पहले का भी बयान पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में हमने कहा। उस गांव धनखरपुर में 3 साल के अंदर 5 हिंदू लड़कियों को ले जाया गया। 2 हिंदू लड़कियां हम लोगों ने वापस कराई, और जिस दिन मैं उस गांव में गया था उसके 4 दिन पहले एक अनुसूचित व्यक्ति को बहुत पिटाई किया गया। पुलिस ने कार्रवाई किया, और गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, गांव में भय का वातावरण था। मेरे जाने के बाद भी कोई हिंदू मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें मुसलमानों से डर था। तो डर को निकालने के लिए एक परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि अगर वो 2 मुस्लिम हिंदू लड़की लेके जाएंगे तो तुम 10 की शादी करो। क्या आप अपना बयान से बदल रहे हैं, अपना बयान वापस ले रहे हैं, या फिर आप अपने बयान पर कायम हैं? नहीं, ना मैं वापस ले रहा हूं और ना मैं बदल रहा हूं। मैंने कंडीशनल बयान दिया था कि अगर वो 2 लड़की ले जाएंगे तो तुम 10 लड़की लेके जाओ, और वो तो 5 लड़की लेके गए। नहीं, आप उसमें नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, तो नौकरी की गारंटी का कोई स्कीम है क्या आपके पास? या सरकार नौकरी देगी, या बीजेपी देगी, या आप खुद की कोई स्कीम चला रहे हैं? उस व्यवस्था को, उस भाषण को आपने पूरा सुना नहीं कि मैंने कहा था कि दाल रोटी की व्यवस्था कराऊंगा। नौकरी की गारंटी की आप बात कर रहे हैं? कहा था दाल रोटी की व्यवस्था कराऊंगा जिससे जीविकोपार्जन हो जाया करे। और स्थिति हमारे डुमरियागंज में आज के 8 साल 9 साल पहले गांव में यही स्थिति थी। 25-30 गांव ऐसे थे जहां बहू के साथ, बेटियों के साथ, पत्नियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटती थी। कोई एफआईआर करने डर के मारे नहीं जाता था, भय का वातावरण। क्या आपको कोई, राघवेंद्र जी, क्या आपको कोई शर्मिंदगी का भाव है कि आपने इस तरह का एक हेटफुल स्पीच दी? देखिए, हमारे पास रोज मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, और जो मुसलमानों से ही पीड़ित हैं, अपने पतियों से पीड़ित, कोई तलाक से भी पीड़ित है, और हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। हम लोग हिंदू बहन बेटी हो या मुस्लिम बहन बेटी हो, सबका सम्मान करते हैं। मैंने एक बार शब्द कहा कि वो कंडीशनल बयान था कि यह स्थिति होगी तो हम लोग भी
चुप नहीं बैठेंगे। अब उसको कुछ लोगों ने तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया, बाकी कोई और बात नहीं। क्या सरकार को एहसास है कि आप जिनसे जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों में गिने जाते हैं, और आप इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको पार्टी से, सरकार से जोड़ा जाएगा। आप बयान में ये भी बोलते हुए दिख रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, तो इस तरह तो आप बोलकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार हुई तब से ये डुमरियागंज मिनी पाकिस्तान से असली हिंदुस्तान हुआ। यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नर्क की स्थिति हुआ करती थी। तो योगी जी की सरकार में हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, और हम लोग कोई पीड़ित होता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। पर आप तो अभी कह रहे थे कि मुसलमानों की दहशत है डुमरियागंज में। 8 साल से योगी जी हैं और अभी भी ये हालात हैं वहां पे। अभी भी जो हमारी विधायक हैं, उनके जो पिछलग्गू हैं, उनके द्वारा अभी 6-7 गौकसी हुई साल भर के अंदर, सब में कार्रवाई हुई। योगी जी ना होते तो नहीं कार्रवाई होती। लेकिन यहाँ की जो विधायक है वो मुस्लिम विधायक है, कभी कभी वेदना तक नहीं व्यक्त किया उन्होंने, गौकसी की निंदा नहीं किया, हिंदू लड़कियां भाग के जाती हैं उस पर चर्चा नहीं किया। पर बीजेपी आपके इस बयान पर आपके साथ नहीं है, और सहयोगी दल तो आपके खिलाफ, जैसे राष्ट्रीय लोक दल हैं, वो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आप तो एक बीजेपी के नेता भी नहीं हो। अभी यहीं बैठे हैं, यहीं कह रहे हैं। तो देखिए, उनसे हम अपनी हैसियत तो पूछ नहीं रहे हैं, उनसे हम अपनी हैसियत पूछ नहीं रहे हैं। वो हमारी हैसियत बताने की उनकी हैसियत भी नहीं है कि क्या हैसियत है। तो हम जो है, जो छांगुर प्रसाद उतरौला बलरामपुर में पकड़ा गया, जिसने हजारों लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से धर्मांतरण कराया, तो ये बयान आपका व्यक्तिगत बयान है या फिर आपने पार्टी के कहने पर यह बयान दिया है या सरकार के कहने पे दिया है? पार्टी न कहने आती, न घर का कोई आदमी कहने आता। हमने आपसे एक शब्द कहा, कंडीशनल बयान है, यथा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो बयान दिया गया। आप बयान वापस लेने को तैयार हैं या फिर कायम है? देखिए, हमने यह कहा ना कि ऐसी परिस्थिति होगी तो हम लोग यह करेंगे। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि हम यही काम करते ही हैं, पेशा हमारा है, धंधा हमारा है। अच्छा, आप अभी हैसियत पूछ रहे थे राष्ट्रीय लोकदल वालों की, उनकी वजह से आपकी लखनऊ और दिल्ली की सरकारें जुड़ी हुई हैं। नहीं, हम नहीं पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे। हाँ, पूछते हैं। उनको हैसियत हमारी क्या पता है, मुझे मैं आपकी हैसियत नहीं पूछ रहा था। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वो अधिकृत बयान नहीं है। मैंने आप तो कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे उनके खिलाफ। वो तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का जो काम होगा वो करेगा। जो भी गलत, जब विधायक जी कह रहे हैं कि ये वहां पर ये घटनाएं हुई, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहें अगर ये करा हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो बड़े लाल पीले हो रहे थे, अब राघवेंद्र सिंह को सामने देख के आप अपना बयान बदल रहे हो। डर गए आप डर गए दुबे जी। चलो हमें डरे मान लो, आप लड़ाओ ना। मैंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी अभी दर्शकों के सामने ही क्या कह रहे थे। अब राघवेंद्र सिंह को देख के इन्होंने स्टैंड बदल लिया। जब तक वो नहीं जुड़े थे ये काफी भला बुरा कह रहे थे। दुबे जी अपने हैं, कोई बात नहीं है, कुछ कह लें। तो आप बात वो ये कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, कंडीशनल बयान। आप कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अरे भाई, वो कह रहे हैं ये कंडीशनल बयान है, वो खुद कह रहे हैं। उनसे पूछिए क्या वो भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, वो तो एक स्कीम चला रहे हैं राघवेंद्र सिंह की, मुसलमान लड़की भगाओ, नौकरी पाओ। आप उनके बयान के साथ हो? अरे भाई, वो खुद उनसे पूछो, उन्होंने कहा है कि काहे गिग्गी बन गई आपकी? जब आपके सामने वो बोल कुछ और रहे तो मैं क्या? दर्शक देख रहे हैं, डर गए पूरी तरह से। दुबे जी क्यों डर गए हो? मत डरो। अरे हम बैठे हैं बीच में ना, आप बोलो जो बोलना है। हमेशा आप समाज डरने की जरूरत नहीं है। आपको फिर बचाएंगे। मुझे जी कहूंगा, ये विषय आपके स्तर जिस तरह इस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट का विषय नहीं है। पूर्व विधायक ने बयान दिया है, स्तर की बात क्यों नहीं? हम अपनी बात पे कायम हैं। मेरा स्तर है भैया, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपका बड़ा स्तर होगा, आप देखते ही चुप हो गए। नहीं, हम नहीं चुप हो गए। आप तो जबरदस्ती उनके भाजपा का बयान मानता हो, कह रहा हूं उनका बयान भाजपा का बयान नहीं है वो। तो अभी तो आप कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो कार्रवाई, जो कुछ अगर वो गलत बात कह रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात गलत बोली कि नहीं? नहीं, वो जो भी कह रहे हैं दुबे जी हमारे दल के सहयोगी हैं। दुबे जी हमारे दल के सहयोगी हैं। अभी आप राघवेंद्र जी, अभी आप 5 मिनट पहले दुबे जी को उनकी हैसियत बता रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। नहीं, आपने देखिए, जो दुबे जी ने कहा है कि आप लड़ाने का काम मिश्रा जी कर रहे हैं,
हमने लो ये कहा बयान ये दोनों दें, ठीक। बात अब सुन आपस लीजिए, में मिली मान भगत लीजिए। कर ले या मैसेज एक्सचेंज किए हो तो मैं नहीं कहता, पर उनको मिश्रा देख के ये जी- बयान बदल लिए, इनको देख के वो बदल लिए, मिश्रा और जी- दोनों टीवी के मिश्रा साथ जी- पीछे कुछ और बोल रहे थे। मिश्रा जी, मैंने ये कहा कि ना मेरी हैसियत वो जानते हैं और ना मैं उनकी हैसियत जानता हूँ। वो हमारे संगठन, हमारे पार्टी के सहयोगी दल के नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति करके समाज में जहर घोल रहे हैं। आपने मायावती का स्टेटमेंट सुना है? वो आपके खिलाफ योगी जी से कार्रवाई की मांग कर रही है। अब देखिए, कोई कुछ भी मांग करे उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको अधिकार है। और ऐसा करके आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है? क्यों शर्मिंदगी होगी? हम अपने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और उस इज्जत की लड़ाई में मुझे कोई भी कार्रवाई झेलने में कोई हिचक नहीं है। ओके, तो आप चाहते हैं कि ये हिंदू लड़के छिछोरे बन जाएं, मुसलमानों की लड़कियां लेके भागें? ये बड़े नेता बनेंगे। नहीं तो जो हिंदू लड़कियां लेकर के भागे तो तो वही कानून देश सम्मत खुश कार्रवाई हो ना, रहेगा। जी, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सम्मत कार्रवाई होती होगी जी, सरकार में कोई बसता है क्या? तो ऐसा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन आप चला रहे हैं जहां की लड़की भगाओ नौकरी पाओ? वो तो आप भी बताएंगे। तो हम लोग यहाँ डुमरियागंज में आप एक बार आइए तो आपको हम जरा वहाँ की वास्तविक स्थिति दिखा दें। पर वहीं से आप विधायक रहे हैं और वहीं के लोगों को भला बुरा कह रहे हो। हम वहाँ के लोगों की क्यों भला बुरा कर रहे हैं? डुमरियागंज की जनता भाजपा को पहले 28 से 30,000 32,000 मत देती थी, आज 85,000 84,000 मत मिल रहा है। एक भाजपा पे विश्वास के नाते ही मिल रहा है, और विशेष रूप से योगी जी के कानून के राज में मिल रहा है। आपके सहयोगी दल ने अभी कहा कि जनता ने तो आपको वहां से रिजेक्ट करके हटा दिया, आपका स्तर ही नहीं है। अभी अभी बोला था दुबे जी, बोला था भाइयों सब लोग, हाँ बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। बताओ भाई, बोला था? FIR की भी बोला मांग था? की थी। हाँ बोला था। देखिए आप बोलिए राघवेंद्र जी। आप 171 वोट से मैं चुनाव जीता था और 471 वोट से चुनाव हारा और 18,000 वोट ज्यादा पाया। पर ये तो कहना रिजेक्ट कर दिया गया आपको। अरे भाई, वो कह सकते हैं, मिश्रा जी हैं, हम लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, वो कुछ भी अरे दुबे जी हैं, मिश्रा जी तो मैं हूँ। नहीं, दुबे जी को ही कह रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। सहयोगी दल के हैं तो सहयोगी दल के लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार है। इतना क्यों दबते हो इनसे दुबे जी की कि इनकी हर बात बर्दाश्त कर रहे हो? नहीं नहीं, हम क्यों दबते हैं? दब ही रहे हम हो। योगी जी, दुबे हम जी इतना योगी भला जी बुरा के कह अलावा गए, किसी- आप हम कुछ योगी बोल ही नहीं जी पा के रहे हो इनके अलावा- सामने। हाँ सुनिए, हम योगी जी के अलावा किसी और से नहीं दबते। योगी जी कुछ भी कहेंगे उसको हम सुनते हैं। धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनीष हिंदवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, इस तरह का बयान का कारण? और उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है? नहीं होगी कैसे? मैं इसको दो मसलों की तरह आपसे बात करता हूँ। इस पर हम लोग छोटे छोटे थे तो घर पे एक माहौल था, पिताजी ये कहते थे, पिताजी माताजी सब लोग, कि घर के अंदर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होगा। परवरिश जब हम लोगों की हो रही थी, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी गलत शब्द नहीं कहा जाएगा, बड़ा ख्याल रखते थे इस बात का, जबकि वो पेशे से वकील थे। मतलब था कि वहाँ पर एक माहौल ऐसा बनाया था, बड़ी ही रिफाइंड भाषा सिखाई गई हम लोगों को घर पर। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाजपा के विधायक और कुछ कहेंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार नफरती बयान देते हैं? लगातार प्रधानमंत्री मंच से घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला तमाम कौन से बयान देते हैं? इनके अपने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, तमाम विवादास्पद बयान, पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर, एक लंबी फहरिस्त है। मैं सबके बयान यहां नहीं पढ़ूंगा, हम लोग मुद्दे से हट जाएंगे। तो जो इनके बड़े नेता हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो लगातार विवादित और बहुत अमर्यादित बयान देते हैं। मुसलमानों के प्रति मैं साफ कह रहा हूं, मैंने उनसे पूछा कि भाई बयान वापस लेना चाहते हो तो बात मत नहीं करिए। मुसलमानों के प्रति लगातार घटिया बयानबाजी इस लेवल पर हो रही है, तो अगर उसके नीचे के लेवल के लोग और क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो तो ये जब ये देख रहे पॉलिटिकल हैं, एजेंडा वो जैसा फराज भाई कह रहे थे कि जैसा जितना घटिया बयान देंगे, जितना नफरती बयान देंगे, उतना प्रमोशन आपका तय है भाजपा में। क्योंकि जो ऊपर बैठा वो भी ऐसे ही बैठा है, भाई योगी जी भी ऐसे ही पहुंचे। आप इनके खिलाफ जितने मुकदमे थे उसकी जांच करा लीजिए। लगभग मुकदमे नफरती भाषण की वजह से थे, लगभग मुकदमे दंगे की वजह से थे, आप निकलवा कर देख लीजिए। तो सवाल बहुत स्पष्ट है।
अच्छा, दूसरी बात, ये तमाम झूठे आंकड़ों पर खेलते हैं कि साहब वो हजारों लड़कियां ये हो गई, फलाना ये हो गई। हम तो कहते हैं साहब 2014 के बाद 11 साल से सरकार आपकी दिल्ली में है और 8 साल से सरकार यहां पर है। आप व्हाइट पेपर ले आओ कि कितनी लड़के हिंदू लड़कों ने भगा लिया, कितनी मुसलमान लड़कियों ने भगा लिया, कितने लव जिहाद हो गया, कितना इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई, कितनी शादी। भाई आप ये बताइए, सरकार आपकी है ना, आप आंकड़ा ला सकते हैं? जी नहीं ला सकते हैं। यहां और वहां दोनों है ना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, 20 सेकंड इसी से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अगली बारी में टाइम कटेगा ही। हाँ काट दिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मोहन सिंह यादव जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 2020 से लेकर के अब तक के 238 लव जिहाद के केसेस रजिस्टर हुए और उसमें जो कन्विक्शन हुआ है वो 7 में, मध्य प्रदेश 7। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अशोक सिन्हा जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और जाने माने विचारक हैं। सिन्हा जी, क्या ये जो आपका विचार परिवार है वो राघवेंद्र सिंह के इस बयान को इंडोर्स करता है और क्या आप उनके इस बयान के पक्ष में हैं? देखिए, मैंने आने के पहले ही कहा था कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में परस्नातक हूँ, तो मुझे समाजशास्त्री के हैसियत से बुलाइए। ठीक है, समाजशास्त्री ही सही, आप बोलो। तो संघ ठीक में है, कोई बात नहीं। अरे मगर मैं इस घटना को बड़े विस्तार से देख रहा था और मैंने टेलीफोन भी किया था डुमरियागंज अपने विभाग को, जो जिस विभाग में पहले था। घटना की सारी जानकारी ली मैंने और मैं इस प्रकार के बयान की भर्त्सना करता हूँ। भर्त्सना करता हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? इस प्रकार का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। यह समाज को तोड़ने वाला बयान है। परंतु जो परिस्थिति अभी, जब तक आप उनको नहीं बुलवाए थे राघवेंद्र सिंह जी, तब तक मामला एक तरफा चल रहा था, क्योंकि उसके पहले की बात नहीं बताई गई थी। क्या था माहौल उस सभा में और क्या लोग कह रहे थे और क्या चाहते थे। तो राजनीति में आदमी बोलता है, मगर मैं इसको समाज को जोड़ने वाला वक्तव्य नहीं मानता। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ कहा उन्होंने, अगर उस शक्ति का प्रयोग ये समाज के विशेषकर हिंदू समाज के शिक्षण के लिए लगाते, परिवार प्रबोधन जिसको हम कहते हैं, जो लड़कियां लव जिहाद होकर के जा रही हैं या भगाई गई, 5 लड़कियों का जिक्र किया उन्होंने, मुझे मालूम हो गया था कि आक्रोश था वहाँ के समाज में। डुमरियागंज में भी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि हम कब तक बैठे रहेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो भगवा गमछा गले में डाला था इन्होंने, और यहाँ तो एक भगवा है। म्यांमार में क्या स्थिति रही होगी कि पूरा का पूरा देश ही भगवा में था। एक बौद्ध देश जो कभी हिंसा पे विश्वास ही नहीं करता, अहिंसा मानता है, मगर क्या कारण हुए कि वह देश अचानक तलवार हाथ में उठाया सारे बौद्धों ने, और वहाँ से म्यांमारियों के रूप में रह रहे बांग्लादेशियों को जिनको शरण दिया गया था, सबको भगा दिया देश से। हमारे देश में भी आ गए, बांग्लादेश में भी वापस चले गए। आप कहना क्या चाहते हैं? तो परिस्थितियां बनाती हैं किसी को, मगर यह बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ। यह बयान गलत है, यह समाज को तो आपने किस तरह की दीक्षा दी और किस तरह के विचार अपने लोगों को दिए कि जहां वो आपके विचार से ही भटक गए हैं? ये तो आपके विचारधारा से अलग लोग हो गए फिर तो। नहीं, देखिए, दीक्षा, आपकी दीक्षा गलत हुई फिर। नहीं, हमारी दीक्षा तो व्यक्ति निर्माण का है। हम कैसा व्यक्ति निर्माण किया? समाज एक हो और समाज एक होकर के ही आगे बढ़े, तभी देश का कल्याण है। क्या तो देश के कल्याण की बात करनी चाहिए। क्या व्यक्ति निर्माण के हम राघवेंद्र सिंह के में देखें? आपने जो व्यक्ति निर्माण किया, राघवेंद्र सिंह एक सही व्यक्ति का निर्माण किया आपने? नहीं, निर्माण वो किसके हैं मैं नहीं बता सकता, मगर ये आपके निर्माण है या नहीं? वो नहीं, हम तो नहीं समझते कि हमारे निर्माण है, क्योंकि यह शब्द जो बोला गया, यह देखिए, लड़कियां सबके घर में होती हैं और वो हमारी आप सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ ये शक्ति अगर ये प्रयोग करके समाज को प्रशिक्षित करने का काम करती है कि हमारी लड़कियां जाएं नहीं, फंसे नहीं, यह जो इससे बचें, अगर यह प्रयास होता तो यह। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बड़ी तार्किक बात आपने कही, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि राघवेंद्र सिंह ने ये बयान क्यों दिया? इसके पीछे क्या आप मानते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग है या फिर यूं ही बयान दे दिया? ये बयान जो भी रहा है, लेकिन उसके शब्द एकदम गलत हैं और भावनाएं वो अपनी जो व्यक्त कर रहे थे कि हिंदुओं को बड़ी परेशानी है उस इलाके में, वहाँ की महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को, वो एक कानून से जुड़ा विषय है। लेकिन 10 को भगा लाना और शादी कर लेना, ये तो नाजायज़ बयान है और इस बयान की कोई भी समर्थन नहीं करेगा।
हम अपने समाज को न धर्म के आधार पर बांटते हैं न जात के आधार पर। नफरत करने वाले लोगों के लिए जो बयान है वो देते हैं, वो हमारी बहन बेटियों, उनकी इज्जत सम्मान और भावना का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। भारत में मुसलमान को भगाया नहीं जा सकता है, मुसलमान को कहीं भी अलग नहीं कर सकते हैं। बयान नेता चाहे जितना दें, लेकिन आज भी तमाम रिश्ते नाते हिंदुओं के मुसलमानों से हैं। घरों में आना जाना है, खाना पीना है, त्योहारों पर है। अभी दिवाली गुजरी है, तमाम मुसलमानों ने अपने घर में दिवाली मनाई है। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां छठ का जो त्यौहार है वो मुस्लिम महिलाएं भी मनाती हैं। ये किसी दबाव में नहीं है, ये सम्मान है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, उनके प्रति आस्था है। लेकिन कुछ जगह पर परिस्थितियां सामाजिक रूप से भिन्न हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ जगह पर जाहिल और उद्दंड टाइप के लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि पूरी कौम बदनाम हो। उनके लिए पुलिस और प्रशासन को डंडा चलाना चाहिए। लड़की भगाओ कोई योजना न इस देश में कभी रही, न मान्यता है और न इसको कोई जायज़ मानता है। लड़की भगाओ नौकरी पाओ। ये जरूर है कि राघवेंद्र सिंह हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर रहे, राम मंदिर आंदोलन में रहे हैं और बीजेपी के विधायक रहे, हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे। पूर्वांचल में वो एक जाना पहचाना नाम है और जहाँ से वो विधायक रहे वहाँ पर बहुत कम वोटों से वो जीते थे, 250-250 वोट से जीते थे पिछली बार, इससे था कुछ। वहाँ बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीते थे। तो एक जरूर यह है कि वहाँ मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में हैं उनके इलाके में, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह से बंटवारा और ख़ास तौर से महिलाओं को, बहन बेटियों को इसमें शामिल करना, ये थोड़ा से लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आप मुसलमानों को डरा के रखो, उनको कोई ऐसा गलत काम गैर कानूनी ना करने दो, वो सब ठीक है। लेकिन किसी की बहन बेटी को भगा लाने के लिए प्रोत्साहन करना ये गलत है और इससे ये धर्म नहीं अधर्म हो जाता है एक तरह से। तो रिश्तों के मर जाने से इंसान कोई बड़ा नहीं बन सकता है। किसी की बहन बेटी को भगा ले जाने से कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई धर्म बहुत मशहूर नहीं हो जाएगा, किसी धर्म को बहुत फायदा नहीं होगा। और प्रेम आदिकाल से हुआ है, मुगल काल में भी हुआ है, अंग्रेज काल में भी हुआ है और आज भी हो रहा है। प्रेम में न जात का बंधन रहा, न धर्म का, न खान पान का, न कोई सीमा रही जी। बस यह है कि अनैतिक प्रेम को दुनिया जानती है, अगर अनैतिक कृत्य होगा तो उसको दुनिया कहेगी। तो राघवेंद्र सिंह भड़काऊ है, लेकिन अभी चुनाव का भी मौका नहीं है, उनको इन चीजों से बचना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अभी कुछ सुधार किया है। एक चीज जोड़िए, कंडीशनल कह दिया है। हाँ, कि हम समय काल परिस्थिति से बाध्य हैं। हाँ। हमारे मुंह से ऐसा निकल गया है। और सिन्हा जी की भर्त्सना सुनने के बाद तो हमें लगता है कि अगर सुने होंगे तो आधे पौना घंटा में स्टेटमेंट बदल जाएगा उनका। ब्रजेश जी, इस देश में जी कबीर रहे, रहीम रहे, अब्दुल रहीम खान खाना रहे, सूरदास रहे, तुलसी रहे, सबने हर युग में रहे, मुगल काल में भी रहे, तब भी आज़ादी रही लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की, बोलने की। लेकिन थोड़ा जब समाज में विघटन बढ़ा, सियासत इन्वॉल्व हुई, तो ये सब तरह बयान आते रहे हैं और इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज 2 लाइनों में सुनिएगा कि सियासत आखिर इस बयान से चाहती क्या है। आप इसमें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। कि अंधेरों से मिलाकर हाथ अपना छुपाकर मुंह उजाला जा रहा है, और जहां चावल उबाला जाना चाहिए था वहां कंकड़ उबाला जा रहा है। वाह वाह, बहुत बेहतरीन बात आपने की। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, दूसरा राउंड है, इसमें सीमित समय है। मैं सभी प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि अपने अपने दिए गए समय में ही अपना पक्ष रखें। मैं सबसे पहले संजय सिंह को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ना तो वो अपना बयान राघवेंद्र सिंह वापस लेने को तैयार हैं और ना वो शर्मिंदा हैं।
हाँ, वो ज़रूर बात बात पे सरकार की और बीजेपी की प्रशंसा करते दिखे। आपने जो कहा था, मैंने सब सवाल पूछे, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब आपकी पार्टी कोई एक्शन लेगी या नहीं? देखिए, मेरे सामने बहुत कई सवाल हैं, उसमें वकार भाई के हैं और सपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस है, मतलब बौछार है अपने ऊपर, तो उतना आप समय दे नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं एक एक को सबको बेनकाब करता। मैं सबसे पहले वकार भाई को ही बात करना चाहता हूँ। ये कह रहे थे जैसे चेहरा वैसे काम। वकार भाई, आपका चेहरा कौन सा है, जरा ये बता दीजिए। और आपने कहा तलवार तो आप लोग लेके घूम रहे थे भारत के विभाजन के समय, जो हिंदुओं के साथ आपने हैदराबाद में किया है, मतलब हद कर रखी वकार भाई। और आपकी जो फिलॉसफी है, और आपको मालूम है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे बड़े नामी गिरामी प्रवक्ता माने जाते हैं वकार भाई। वीएस नैपाल ने 1977 में फिजी के थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, हिंदू एक घायल सभ्यता। विल ड्यूरेंट अमेरिकन इतिहासकार था, उन्होंने कहा था हिंदुओं ने विश्व में सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेली हुई है। वकार भाई, ये आक्रोश का प्रकटीकरण अगर राघवेंद्र जी ने कुछ शब्दों में कर दिया है, ठीक है, उन्होंने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया है, लेकिन हिंदुओं की प्रताड़ना आज भी क्या जारी है। आप राघवेंद्र सिंह के बयान की उठाई जा रही है? क्या और आप दूसरा, संजय जी, एक सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, नाम गिरा दिया, इमरान मसूद पे क्यों नहीं आपकी जवान क्यों सिल गई? आप क्या राघवेंद्र सिंह के बयान की निंदा करते हैं, जैसा कि आपका विचार परिवार कर रहा है? बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा प्रताड़ना है, ये आक्रोश का प्रकटीकरण है। ठीक है, शब्दों का चयन गलत हो गया, लेकिन ये पूरे देश के सामने हिंदू और थैंक यू, धन्यवाद। आज 5 सेकंड आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो हिंदू अपने को सेफ समझ रहा है। कहाँ सेफ समझ रहा है? वो तो डुमरियागंज में डरे हुए बता रहे हैं, तो हिंदुओं का नहीं है, मुश्किल हो जाता। डुमरियागंज में डरे हैं लोग। डुमरियागंज में लोग डरे हुए हैं। और दूसरा, आरएसएस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं नहीं। दुनिया में नहीं डरा मुसलमान। सिन्हा जी ने निंदा की है। तो हिंदू है। एक सेकंड संजय भाई, और डराने के बाद नाटक करते कि हम डर गए। अच्छा सुनिए, तो इनकी पूरी फिलॉसफी है भाई साहब। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए। ये मुसलमान कभी एक सवाल, ये डराने वाले लोग हैं। एक सवाल, आरएसएस ने तो निंदा कर दी, भर्त्सना कर दी। अच्छा, सिन्हा जी ने कर दी। आरएसएस से क्या मतलब इसमें? आरएसएस को क्यों खींच रहे हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद जी। संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है। थैंक यू, ओके। देखिए, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद है। वकार साहब, आपने जितने भी सवाल मैंने किए ना, तो अपने बयान से वापिस होने को तैयार हैं, ना वो शर्मिंदा हैं। वो कह रहे हैं भाई योगी जी की सरकार है। हाँ, एक चीज कह रहे हैं, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट दिया था। ये सवाल मुझसे है? नहीं, मैं वकार साहब, मुझे शौक भी नहीं है। नहीं, मुझे शौक नहीं है कि कोई वापस आए या वापस अपना बयान ले या वापस जाए। मेरा मसला ये है कि मैं भारत को अपनी नज़र से देखता हूँ, और जो अपनी जिस नज़र से देखता है वो वैसा भारत को बनाए, वैसा उसके बारे में सोचे। अभी यहाँ बात आई, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक अंग्रेज ने किताब लिखी, एक अंग्रेज ने किताब लिखी और उसमें लिखा कि भारत में हिंदू सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार हुए, और जिस अंग्रेज ने किताब लिखी उन्हीं अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मारा। आप गवाह नहीं, आप कवर अप नहीं कर सकते। आप लोगों ने घोर अत्याचार किया। ओके संजय भाई, रुक जाओ जरा सा, एक सेकंड रुक जाओ, उनको बात कंप्लीट कर लेने दो। हाँ, वकार साहब कंप्लीट करें। नहीं, इस बात पे एक सेकंड आप शांत रहो। सर रुक जाओ, आप ऐसे मत करो, ऐसे उतावले मत हो। वकार साहब कंप्लीट करो। सर, जिस आदमी को कुछ पता ही नहीं आप उसको बुला लेते हैं बहस कराने के लिए। अरे तो आपको क्या पता है महाराज? आप फिर मैं आपसे कह रहा हूँ उनको पता ही नहीं कि सरकार का पक्ष लेना है कि विपक्ष का लेना है या पक्ष का लेना है। सर, आपकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा डिबेट में। आप क्या बकवास करते हैं बैठ के? अरे संजय भाई, संजय जी ऐसे मत बोले। आप अपने को बहुत विद्वान, आप इतना क्यों उत्तेजित हो गए? कौन से विद्वान हो यार? अरे ये आसिम वकार ने आपको सर ऐसे बोल के उकसा दिया, आप गुस्सा हो गए। ये आसिम वकार की ट्रिक थी आपको उत्तेजित करने की। अपने हैसियत में रहिएगा वकार भाई, बहुत होशियार मत समझिए। ये ट्रिक थी, आप फंस गए उसमें। आप उनकी ट्रिक में मत आओ। अरे इनको मैं जानता हूँ, इनमें जानता हूँ, जाल डाला था और आप फंस गए उसमें। लेकिन इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स थैंक यू सर, को बहुत सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। आप समय लीजिए तो सर, उन्होंने देखिए जाल डाला, आप फंस गए, तो उनको खुश होने का हक है। 1 to 1 बैठूंगा।
राइट, ओके, फराज की गो एड सर, आप मुझे बताइए, राघवेंद्र सिंह तो बयान वापसी को तैयार नहीं है, बोलिए फराज साहब। देखिए, संजय भाई ने एक बात बहुत सही कही। ये जिस भी किताब का जिक्र कर रहे थे, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, ये तो मोहन भागवत जी ने भी कहा था, पढ़ना सीखिए। ये तो मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि इस देश के दलितों के ऊपर 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ है। तो मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ। अरे बीच बीच में ना बोलिए, कह लेने दीजिए उनको, बीच में ना बोलिए, आप रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक सेकंड शांत रहिए आप, बोलिए। और आज भी क्या हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में इनके मंत्री का बयान है कि इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% लोग SC ST और OBC समाज से आते हैं। तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये काहे परेशान हो, ये काहे परेशान हो? राघवेंद्र सिंह से मैंने बात की, वो बयान नहीं वापस चाहते, लेकिन कंडीशनल कह रहे हैं। नहीं, राघवेंद्र सिंह, देखिए, एक सेकंड संजय जी, भाई, अरे चुप रहो। अरे कोई नहीं, आप बोलो, आप देखिए, राघवेंद्र सिंह जो कह रहे हैं वो उनकी स्ट्रेटजी है। उनको, वो इस टाइम चुनाव हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में नेता बनना हो, MLA बनना हो, MLC बनना हो, MP बनना हो, मंत्री बनना हो या प्रधानमंत्री बनना हो, तो आपको हेट स्पीच का सहारा लेना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है सर 20 सेकंड, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के दौरान जो 173 स्पीचेस दी थी, उसमें 110 हेट स्पीच थी। राघवेंद्र अपना बयान वापस नहीं ले रहे। आपका मजहब कितना ह्यूमन राइट, धन्यवाद, बोलिए, बयान तो वापस नहीं ले रहे, अब क्या करना चाहिए उनके खिलाफ? जिम्मी और ओके, दुबे जी बोलिए। आज संजय जी शांत रहिए, एक सेकंड, हाँ बोलिए, दुबे जी बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति जो गलत बयान चाहे इस पक्ष से आवे या जिस पक्ष को राघवेंद्र जी ने तो भर्त्सना की है, आप क्या कहोगे? तो जो है, मैंने तो कहा ना कि जो गलत बात है वो गलत है, गलत को मैंने गलत कहा। और अगर उनको भी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कंडीशनल बयान दिया, अगर कहीं दूसरा पक्ष गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बात उनको करनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था, ये ना कह के ये कहते कि गलत का बात हुई है, इस पर कार्रवाई। आप मानते हैं कि राघवेंद्र ने गलत किया? नहीं, गलत तो कहा उन्होंने, लेकिन उनको जो कहना चाहिए था, जिसको कंडीशनल कह के गए, उनको कहना चाहिए था ये कार्रवाई करो, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। और मैं तो ये कहता हूँ, इससे आपके गठबंधन की का अरे भाई, मैंने कहा वो कोई भारतीय जनता पार्टी का, अभी मैं बकार साहब की बात आप सुन रहे थे, उस पर नहीं टोका। उन्होंने संजय सिंह को कहा ये नेता हैं, और दूसरे व्यक्ति पे आप चर्चा करा रहे हो। भाई, बकार साहब ने वो एक बात कही ना कि ये प्रवक्ता नहीं लिखे हुए हैं, तो बकार साहब की बात को इंडोर्स करते हो? मैं ये कह रहा हूँ, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कोई अधिकृत पदाधिकारी अधिकृत हैं, संजय सिंह अधिकृत हैं। नहीं, संजय सिंह, अरे मैं कह रहा हूँ अधिकृत अरे हैं। भाई, मैं आप संजय सिंह की अथॉरिटी चैलेंज राघवेंद्र सिंह की बात, आप संजय सिंह की अथॉरिटी चैलेंज न करिए। प्रवक्ता नहीं है क्या इनका? नहीं, ये थोड़ी तय करेंगे। मैं कह रहा हूँ संजय सिंह ऑफिशियल आदमी, आप संजय सिंह के लिए ऐसे नहीं बोल सकते। भाई, मैं राघवेंद्र की बात कर रहा हूँ, आप संजय सिंह की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, वो पूर्व विधायक हैं। अभी जब बैठे थे तो नहीं बोल रहे थे आप? आप तो जबरदस्ती, इतने गुस्सा में मेरे सामने मुझे धमका रहे हो। मुझे मत धमकाओ, मुझे जो है उकसाओगे आप। ओके, मनीष जी बताइए। भाई, चाहते तो बयान वापस ले सकते, लेकिन बीजेपी में कुछ तो भावना है जो संजय सिंह जिसका प्रकटीकरण कर रहे हैं ना, वो राघवेंद्र की बात से मैच करता है। नहीं, वहीं तक नहीं मैच करता है। आप पूरा देखिए, मैं संघ से लेकर भाजपा की सारी जो विचार है और जो बातें आप देखिए, बड़े कुछ लोग बड़े खूबसूरत तरीके से उस नफरत को फैलाते हैं। जैसे आदरणीय सिन्हा साहब ने राघवेंद्र सिंह के भाषण की भर्त्सना की 2 बार। अरे सुनिए तो, कड़े शब्दों में सुनिए तो। और फिर ये पहुंचे कहां पर? म्यांमार, रोहिंग्या मुसलमान की, जहां मुसलमान ज्यादा हो गया। ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों को भगाना पड़ा और बौद्धों ने तलवार उठा ली, पहुंच गए। पर ये क्या रणनीति है? अरे सुनिए तो, ये बहुत खूबसूरत तरीके से, सलीके से कह दिया इन्होंने। संजय भाई ने पहले कहा कि नहीं गलत है, फिर अगली इस बार कह रहे हैं नहीं, वो कुछ भावना रही होगी, प्रकटीकरण। राघवेंद्र जी ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। तीनों एक ही बात कर रहे हैं, एक नफरत की भाषा है जिसको तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि हाँ, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना है, हम सब मुसलमानों से नफरत करते हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं तीनों के तीनों। सिन्हा जी, क्या कानून का राज स्थापित होना चाहिए या इस तरह की विचारधारा को प्रमोट किया जाना चाहिए? सिन्हा जी देखिए, समाज को अगर आप एक दीवार मान ले, उस पर एक स्प्रिंग रखिए और हाथ से दबाइए, तो जितना स्प्रिंग दब सकता है उतना तो दबेगा, उसके बाद वो स्प्रिंग बैकफायर करेगा। नोआखाली में जब कांड हुआ था तो वहां गोपाल पाठा पैदा हो गया था, मजबूरी थी उसकी। वो करता क्या? पूरा समय या तो मरो या मारो। तो जब ये स्थिति आती है तो समाज में एक रिएक्शन होता है। ब्रजेश भाई, एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण 30 सेकंड सर, एक सेकंड सुन ले भाई, आप मेरे से बात करें। तो क्या डुमरिया सदियों से देखिए, आदमी अब कश्मीर में कहा गया
कि औरतें और गहने छोड़ करके चले भाग जाओ, नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। वो सहता गया हिंदू। उसके बाद फिर आप देखिए घटनाओं का चेन चला पूरा। खिलाफत आंदोलन में वहाँ मोपला में मारे गए, यहाँ मारे गए, सब जगह दंगे हुए और आदमी उसको सहता गया। अब ये लव जिहाद भी जो है ये भी एक इसी प्रकार का एक विश्वव्यापी। तो क्या डुमरियागंज में मतलब हिंदू सह रहा है? भाई आप वो बताया ना, सरकार सुनिए मेरी जानकारी के अनुसार 5 लव जिहाद में लड़कियों को भगाया गया। न तो डीएम से परमिशन ले गई मत परिवर्तन का, नहीं लिया गया, किसी से नहीं लिया गया। तो कार्रवाई आपकी पुलिस क्यों नहीं की? पुलिस तो कार्रवाई उसके पुलिस क्यों नहीं करती? पुलिस क्यों नहीं करती? आप देखिए इतने ताकतवर एमएलए कह रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून बना है तो कार्रवाई हो रही है, अच्छी कार्रवाई इसका मतलब कानून के राज पर सवाल है। कार्रवाई को समर्थन देना चाहिए ऐसे कार्रवाई। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का आज अभाव है तो डिबेट यहीं पे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बिहार में जो अपोजिशन का आज घोषणा पत्र आया है उसमें क्या खास बातें हैं और किस तरह से बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए किस्म किस्म की स्कीम दोनों तरफ से आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बड़ी खबरें।